कोई चैप्टर का नाम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया है स्रोत इतिहास को बताने में कहाँ तक सक्षम है मेंस के लिए, और विभिन्न प्रकार के स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, कई सारी चीजें हैं स्रोतों में, जैसे खुदाई में प्राप्त होते हैं और एक तो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, ऐसे कई सारे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे भौतिक अवशेष या भौतिक अवशेष क्या हैं। तो प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े थे। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर, पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। याद रखना, और उस युग का स्मरण करते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेक अनेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। जैसे एक नाम सुने होंगे आप लोग, विजयनगर का हम्पी। हम्पी के जो अवशेष हैं विजयनगर राजधानी के बारे में बताते हैं। वैसे ही पाटलिपुत्र में जो अशोक का वो है कुम्हरार, कुम्हरार है ना, यस सर, राजप्रसाद, राजप्रसाद जो उनका है, उसके अवशेष क्या बताते हैं कि वो लकड़ी के बने हुए भवन हुआ करते थे, है ना, जिसमें 56 टावर थे। ऐसे करके दीवारों के बीच में छेद बनाए गए थे जो तीर को निकलने देने के लिए थे, और इसके साथ साथ क्या था भाई, कई सारे गेट थे उसमें, है ना। कितने अच्छे से बनाया गया था, वो सब चीजें वो बताते हैं। और यहाँ पे कौन रहता था, ये सारी चीजें हमको कैसे मिलती हैं, उसी अवशेष के आधार पर ही मिलती हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारे भौतिक अवशेष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कई प्रकार का हो सकता है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में क्या होगा, सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देगी। एकल संस्कृति से हमको याद रखना है, एकल संस्कृति में एक ही चीज होगी। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू शब्द का याद रखना, संस्कृति के द्योतक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। ठीक है, तो ये जो पीजीडब्ल्यू हैं, ये क्या है, धूसर मृदभांड होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। और मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता होती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं, उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती हैं। ओके, मुख्य सांस्कृतिक टीले का मतलब क्या है, एक ऐसी संस्कृति जिसकी प्रधानता है, बाकी पहले का भी कुछ है, कुछ उसके बाद का भी है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, उनका उतना महत्व नहीं है, जो पहले का है जो बाद का है उनका उतना महत्व नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व जिसका है वो है कोई एक संस्कृति, मतलब कौन सी, जो अपने चरम बिंदु वाली है। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों को हमने बताया है। सिंधु सभ्यता क्या बोल रही प्रीति, कुछ पूछ रही हैं आप? हाँ सर, नोट्स भी बनाना है सर इसका, कि इसी पीडीएफ से पढ़ना है? नहीं, नोट्स भी बनाने हैं, अभी बताएंगे। नोट्स जहां लिखना होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, इसको ओके सर। हाँ, जैसे सिंधु सभ्यता में क्या था, सिंधु सभ्यता की 3 अवस्था है, एक प्री, एक लेटर और एक क्या है, मेन है, मुख्य है, जो विकसित अवस्था मानी जाती है। वो जो चरम अवस्था है वो कौन सी है, 2200 से 2000 बीसी का। बात समझे ना, प्राक सिंधु सभ्यता, मध्य सिंधु सभ्यता और सॉरी विकसित सिंधु सभ्यता, और उसके बाद उत्तर सिंधु सभ्यता। तो जो बीच वाली जो विकसित अवस्था वाला सिंधु सभ्यता है, उसमें हमको पहले का भी दिख रहा है, बाद वाला भी दिख रहा है, और अपना मेन तो दिख ही रहा है। इसी तरीके से, बात समझे, ध्यान रखना। तो मुख्य संस्कृति में क्या होगा, एक संस्कृति की प्रधानता होगी, उसके बाद जो होंगे पहले के और बाद के वो रहेंगे, लेकिन उनको उतना प्रमुखता नहीं दी जाती है। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां होंगी जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। रामायण महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। खुदाई से प्राप्त साक्ष्य भी क्या है, हमारे स्रोत हैं। टीले की खुदाई 2 तरह से होती है, कौन कौन सी, अनुलंब होती है या फिर क्षैतिज होती है। बस समझ गए ना, अनुलंब क्या भाई, अनुलंब का लिख लो, टीलों की खुदाई, हेडिंग देके अनुलंब, अनुलंब लिख के लिखिएगा, सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना। लिख लो, प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में तो आपको पता होना चाहिए। अनुलंब का मतलब क्या है, सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घाटित हो। ठीक है,
सर ताटक का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? ताता बता रहे हैं, क्रम। जैसे आप जब पानी के गिलास का पानी जब नीचे जमीन पे डालते हैं ना, तो पहले उसके ऊपर वाली परत हटती, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, और जब पानी सूख जाता तब आपको क्या दिखता है? उसमें कई सारी परतें नजर आती हैं। फिर वो क्या है? वो मिट्टी का, सॉरी, परतों का क्या है, एक तांता सा लगा हुआ है। हमको ये पता चल जाता है कि ये वाला, ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके। तांता मतलब क्या होता है? एक क्रमिक रूप है वो। ओके सर। पहले इसका विकास हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से। कैसे लोग ये पता कर पाते हैं? सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता का काल रहा, वो तीन कालों में विभाजित किया उन लोगों ने। उनको कैसे पता चला ये बात? उनको उसी खुदाई के आधार पर ही पता चला है। ठीक है। ये सामान्यतः क्या होता है भाई? स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। ये बात लिख लो, स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। अब दूसरा वाला हेडिंग डालना, क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन। ठीक है। क्षैतिज उत्खनन। आपकी मैम गुस्सा बहुत हो गई हैं। क्या होता है क्षैतिज उत्खनन भाई? लिखिए, सारे टीले की या उसके बृहत भाग की खुदाई। ठीक है। अब देखो, जो लंबवत खुदाई है ना, सर उसके क्या बोले, भाग की खुदाई बता के रहे हैं। विभाग? जो लंबवत खुदाई है, वो एक छेद के सहारे, लंबवत खुदाई भैया छेद के सहारे की जाती है, ध्यान रखना। और जो क्षैतिज खुदाई है ना, उसमें एक गड्ढा टाइप का रूप लेता है वो। ठीक है, ये बात याद रखना। बात समझे? तो छेद वाला रूप कैसा होगा भैया? उसमें कुछ ऐसा होगा, पतली सी पाइप टाइप का हो सकता है वो, कि उसको सीधा लगाएंगे, वो खोदता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब फावड़ा, कुदाल, इन सब का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो एक बड़ा सा एरिया हमको लेना पड़ेगा, है ना? बात समझ रहे हैं? ध्यान रखना इसका। चलो, तो क्षैतिज खुदाई क्या भाई? सर अनुलंब में सर गहरी खुदाई की जाती होगी तब। हाँ, अनुलंब में गहरी खुदाई होती है, क्षैतिज में उतनी गहरी नहीं होती। गहरी तो ये भी होती है, लेकिन उतनी गहरी नहीं हो पाती है। ठीक है, लिख लो, सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई। बृहद भाग की खुदाई। ठीक है। इससे इससे उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास होता है। भैया कैसे पता चलेगा इन्होंने छप्पर रखा था कि नहीं रखा था, इन्होंने चूल्हा बनाया था कि नहीं बनाया था, खाना बनाते थे कि नहीं बनाते थे, जानवर पालते थे कि नहीं पालते थे? कैसे पता चलेगा? वो अनुलंब खुदाई के माध्यम से नहीं पता चलेगा। उसको इसी तरीके क्षैतिज खुदाई के आधार पर ही उसका पता लगाया जा सकता है। लिखिएगा आगे, फिर देखते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनमें हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। हमको इतना पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुलंब खुदाई के मतलब क्या होगा? कि भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला हमको मिलता है अनुलंब से। क्षैतिज खुदाई क्या होती है? क्षैतिज खुदाई लिख लो, खर्चीली होती है। क्षैतिज खुदाई ही लिख रहे थे ना, उसमें लिख लीजिएगा, ये खर्चीली होती है, अतः कम ही की जाती है। बस समझे? ध्यान रखिएगा। फलस्वरूप उत्खनन से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता है। किससे हमको नहीं मिलता? उत्खनन से। तो उत्खनन से अगर नहीं मिलता तो किससे मिलेगा भैया? साहित्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। जिन टीलों का उत्खनन हुआ उनके भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित हैं। सुखी जलवायु के कारण। हाँ बोलो ना सर। भौतिक अवशेष समझा दीजिए सर, इसमें भौतिक क्या क्या अवशेष, होता है? भौतिक अवशेष हैं उनके कपड़े, उनके गहने, उनके जो सामान यूज करने वाले बर्तन, चूल्हा चौका, घर द्वार, गाय भैंस, ये सब क्या है? जानवर वानवर जो पालते थे वो लोग, मतलब जो नष्ट नहीं हुए हैं। जो वस्तुएं हैं ना, वो सब भौतिक हैं। ओके सर। हाँ ठीक है।
सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे। ये बात आपको लिख लेनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, जिसका प्रमुख कारण है सूखी जलवायु। ठीक है, हो गया। लेकिन मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। ठीक है, लोहा कहीं भी रहेगा, संक्षारित तो होगा, है ना। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकार ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। ये आप लिख सकते हैं। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में, थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करिए, है ना। पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में पक्की ईंट और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। हो गया। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वो किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के औजार हथियार का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के लोग क्या करते थे, मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें भी कब्र में गाड़ देते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ठीक है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं। दक्षिण भारत में शव के साथ, दक्षिण भारत में शव के साथ औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तन गाड़ने की प्रथा थी। उसके बाद कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं महाश्म संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। याद रखना, लिखना नहीं है, समझ लेना। कई बार महाश्म संस्कृति पर प्रश्न पूछा गया है, मेगालिथिक कल्चर पर प्रश्न पूछा गया है, तो हमको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं महाश्म संस्कृति। महाश्म संस्कृति किस लिए फेमस है? कब्रों के ऊपर खड़े किए गए बड़े बड़े पत्थर के लिए। कहां पर देखने को मिलेंगे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत। ठीक ना, याद रखना। ऐसे ही, हाँ बोलिए ना सर, इसे ही महापाषाण संस्कृति भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महाश्म संस्कृति या महापाषाण संस्कृति आप बोल सकते हैं, मेगालिथ कल्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। ठीक है, ऐसे स्मारकों को महापाषाण देखिए लिखा भी गया है। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते थे। इनके खुदाई करने से हमको जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे बोलते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पे प्रश्न पूछा गया है, पुरातत्व क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये पुरातत्व?
उत्खनन के द्वारा प्राचीन काल में लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक माध्यम है पुरातत्व, है ना। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण की विधि से पता लगाया जाता है कि ये किस काल के हैं। कैसे पता लगाया जाता है? इन सब का काल निर्धारण कैसे होता है भैया? वो होता है रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। आप लिख सकते हैं रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, ठीक है, लिख लिए ना। सर रेडियो कार्बन भी लिखना है। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इनका पता लगाया जाता है, काल निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए C14 ब्रैकेट में लिख लो, C14 रेडियो कार्बन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो कार्बन होते हैं ना, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे जैसा भी हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सरसों मटर चना सर कुछ भी हो, इंसान खुद हो, सब में क्या मिलता है भैया? कार्बन मिलता है। कार्बन खत्म भी नहीं होता पूरी तरह से, हमेशा याद रखना। जब भी कार्बन खत्म होगा तो वो आधा ही खत्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आप ये समझो ना कि जैसे मान लीजिए 1 किलो कार्बन है, उसकी उम्र है 500 साल। 500 साल में निर्धारित है कि वो 500 साल में वो पूरा का पूरा कार्बन खत्म हो जाएगा। तो 250 साल में आधा खत्म हो जाना चाहिए ना, आधा खत्म भी हो जाएगा, आधा किलो। बचा हुआ आधा किलो अगले 250 साल में खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कार्बन में? अगले 250 साल में उस आधा किलो का आधा खत्म होगा। बस समझे? सर ये खत्म ही नहीं होता है, हाँ, ये ये तो हमेशा, आधा हाँ हमेशा रहता है। आधा ही खत्म होता है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए अब इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल तो है नहीं, है ना। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पौधों के अवशेषों का पता लगा लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? जलवायु और वनस्पति। भैया मरुस्थल क्षेत्र, राजस्थान के मरुस्थल में थोड़ी ना आबनूस, चीड़, देवदार रोज के बोलने पेड़ लगे। है ना, नहीं सर, नहीं सर, या कैक्टस का पेड़ आपके ये जलोढ़ मिट्टी वाले एरिया में मिल जाएगा। नहीं, नागफनी, है ना। जी सर। तो वो तभी निर्धारित होंगे भैया कैसी जलवायु हो रही होगी यहाँ पे। ओके, चलो इसी आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन, लिख लो तो इसको, राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। उसके परिणाम से पता चलता है कि वे जगहें कहाँ हैं जहां से ये धातुएं प्राप्त की गई। उनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का भी पता लगाया जाता है। बड़ा बड़ा पत्थर दक्षिण भारत में ही क्यों प्रचलित हुआ? महापाषाण संस्कृति या महाश्म संस्कृति दक्षिण भारत में ही क्यों प्रफुल्लित हुई? उत्तर भारत में क्यों नहीं हो गई? क्योंकि उत्तर भारत में पत्थर कहां से लेके आते हैं? हिमालय को खोदते कोई? हिमालय को खोदना आसान नहीं है ना भाई। यस सर। बात समझे ना। हरित शिष्ट चट्टानों से बनाए गए हैं, गांधार कला की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उनको क्यों नहीं चूना पत्थर लाल बलुआ पत्थर से बना दिया गया? क्योंकि वहां पे मिलना आसान नहीं था। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग समुद्री उत्पाद पे ही क्यों उनका फोकस रहता है? क्योंकि उनको पता है कि हम आलू मटर टमाटर जब तक खोजेंगे तब तक हम मछली तल के भून के पका के खा पी के सो भी जाएंगे। उनको पता है ये बात। तो कहीं पर कोई भी ऐसे साक्ष्य अगर मिलते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि यहां पर वो चीज उपलब्ध रही होगी, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। पशुओं की हड्डियों की पहचान कर उनके परीक्षण कर उनकी पहचान होती है। उनके पालतू होने, तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। सिक्कों की हम बात करें, सिक्के क्या होते हैं भाई?
अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोद कर निकाले गए। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। लिख लो इसको, यह प्रश्न पूछा गया है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते भैया? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। पहले कागज की मुद्रा नहीं थी, लेकिन धातु धन या धातु मुद्रा सिक्का चलता था, सिक्के चलते थे। पुराने सिक्के जो होते थे, लिख लो, पुराने सिक्के सोने, चांदी, तांबे, शीशे के होते थे। लेकिन लिखो, लेकिन पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के, सॉरी, लेकिन पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में पाए गए, है ना। ज्यादातर कुषाण काल के और गुप्तोत्तर काल के हैं। ये भी लिख लो, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे, ठीक है, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सके। ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं, बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं। देश के अनेक भागों में भी मिली हैं। कभी आपने भी सुना है इधर में कि उनके यहां एक गगरा भर के पैसा मिला, सिक्का मिला? ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? मटकी भर के पैसा मिला, सिक्का मिला, ऐसा नहीं सुना आपने कभी? सुना है सर, गढ़ में। कहानियों में। हाँ, कहानियों में नहीं, हकीकत में भी किसी किसी के यहां ऐसा हुआ है, कहीं कहीं हुआ है ऐसा। पहले हाँ, कोई हाथ उठाया है, बताओ प्रीति। हाँ सर, न्यूज में अक्सर आते रहता है कि यहाँ पे मिला है, खेत जोतते वक्त घड़ा मिला है, मजदूर घर की नींव खोदते वक्त मिला है, मजदूर लेके भाग जाते हैं सर। कई बार न्यूज हाँ, में आते रहता है सर ये न्यूज। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये कैसे हैं? कहाँ, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सही में कोई ला के रख रहा है क्या? ये हो सकता है उसी जमाने का कोई रहा हो, या पुराने जमाने का व्यक्ति रहता रहा हो वहां उस जगह पे। उसने क्या किया, अपने सारे पैसे वैसे वो क्या किया, मटकी में या पीतल का बर्तन में अपना डाला, उसको रख दिया, जमा गाड़ दिया जमीन में। चोरी नहीं होगी भैया, हैं? वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, वो निकाल नहीं पाए तो बच पड़ा रहेगा वहीं पे। फिर कहीं किसी की किस्मत रही, वो गए वहां घर बनवाने या खुदाई करवा रहे हैं, तो वहां पर उनको मिल गया तो हो गया उनका, है ना। जी सर। ऐसे चलो, ये निधियां अधिकतम कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन रहा है, अतः ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के लेकर गए हैं, ठीक है। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियां तैयार कर प्रकाशित की गई हैं। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां भी उल्लिखित मिलती हैं। पुराने जब सिक्के, जो प्राचीन काल में सबसे पहले जो सिक्के बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे? उन पर ठप्पा मार दिया जाता था, है ना, आहट दे दिया जाता था। लेकिन जब हमारे यहां हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण जैसे शासकों का आगमन हुआ ना, तब हमने क्या किया? तब हमने शुरू किया अपना, सॉरी, हिंद यूनानियों की बात करेंगे खास करके। जब इन सबका आगमन हुआ ना, तब हम सबके यहाँ क्या हुआ, सिक्के जो ढाले जाने लगे वो तिथि अनुसार, तिथियों के साथ ढाले जाने लगे, राजाओं के फोटो के साथ ढाले जाने लगे। जी सर, अब समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया। हाँ, अब जो सिक्के ढाले गए वो कैसे हो गए? सुंदर हो गए। पहले के जो हमारे पुराने सिक्के थे वो भद्दे टाइप के थे, है ना, लेकिन अब जो है बड़े चिकने चिकने हैं, बड़े सुंदर से हैं। उनमें राजा का चित्र दिख रहा है बढ़िया, उसमें डेट लिखी हुई है, कोई छेद नहीं किया गया है। ऐसे पहले के सिक्के क्या होते, छेद किए हुए होते थे, ठप्पा मारे होते थे। अभी इसमें हो सकता है कहीं पे चित्र दिख जाए सिक्का का, ठीक है। यहां पे देखिए दिया भी है इन्होंने,
इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ। विशेषता हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में अपना शासन किया। चूंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा खरीद बिक्री वेतन मजदूरी के भुगतान में पड़ता था, इसलिए क्या हुआ, सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। सिक्का क्या करेगा आदमी, या तो खाएगा तो है नहीं, पहली बात सिक्का कुछ चबा नहीं सकता। सिक्का क्या करेगा, खरीद फरोख्त मचाएगा, किसी को दान वान देना है तो उठा के दे देगा, यही कर सकता है। तो क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप का एक साधन है। याद रखना, राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों व स्वर्णकारों की श्रेणी कौन, व्यापारिक संघ ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। याद रखना, ये वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो याद रख पाए तो ऐसे याद रखें। राजाओं, देखो सिक्का ढालने का जो अधिकार था राजा के पास ही होता था। आज भी देखिए सरकार के पास ही है सिक्का ढालने का अधिकार। लेकिन जैसे जो व्यापारी होते थे ना, वो सब भी राजा से अनुमति ले लेते थे और अपना सिक्का ढालने लगते थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत अवस्था सूचित होती है। ठीक है, राजाओं से लिख लो तो, राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों के द्वारा सिक्कों के चलाए जाने की प्रथा शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत अवस्था का सूचक है। ठीक है ना। हो गया, सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ, व्यापार को बढ़ावा भी मिला। सबसे अधिक सिक्के लिख लिए, हाँ सर लिख ली। ठीक है। सबसे अधिक सिक्के जो हमको मिले हैं वो कहां से मिले, मौर्योत्तर काल में मिले। मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के हमको मिले, याद रखना। जो विशेष रूप से कैसे थे, लिख लो तो, मौर्योत्तर काल के सिक्के, हेडिंग के रूप में मौर्योत्तर काल के सिक्के कैसे थे, लिख लो, सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोना। इन सबसे पता चलता है व्यापार वाणिज्य विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब बढ़ा। याद रखना, इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले, जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। देखो गुप्तोत्तर काल क्या था, गुप्तोत्तर काल था भैया किसका एक काल माना जाता है वो गुप्तोत्तर काल, स्वर्ण काल नहीं, गुप्त काल माना जाता, स्वर्ण युग। सामंतवादी काल, सामंत काल माना जाता है, सामंती काल माना जाता है, सामंतवादी प्रथा मानी जाती है, सामंतवादियों का युग था वो। उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे राजा बन गए, आपस में लड़ाई कटाई मराई सब लड़कट मर रहे हैं आपस में ही। व्यापार क्या करेंगे, पहले लड़ाई तो उससे तो फुर्सत मिल जाए ना उनको, छोटा छोटा क्षेत्र है, संसाधन कम है उनके पास, तो उनका व्यापार क्या रहेगा, आपस में ही मचे पड़ी है सब। ठीक है ना। तो गुप्तोत्तर काल में सिक्के नहीं मिलने का कारण क्या है, सामंतवादी प्रथा, सबसे बड़ी चीज, व्यापार का हतोत्साहित होना, व्यापार व्यवस्था चरमरा गई थी पूरी तरह से। ठीक है। तीसरी चीज, संसाधन कम हो गए, संसाधन अपर्याप्त संसाधन थे लोगों के पास, जिसके पास थे उसके पास बहुत से थे, जिसके पास नहीं थे दूसरे तक बिल्कुल नहीं थे। सिक्कों पर राजवंशों, देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख भी अंकित रहते हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेख की बात करें, सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। इनके अध्ययन को बोलते पुरालेख शास्त्र, लिख लो तो, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र, एपीग्राफी। ओके, जल्दी जल्दी लिखो, आप लोग देर करेंगे ना फिर क्लास भी देर होगी। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को बोलते हैं पुरालिपि शास्त्र, लिख लो तो, इनकी और दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी बोलते हैं। ओके, हो गया। अभिलेख, मुहर, देख लो क्या क्या है अभिलेख में,
मुहरों, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। अभिलेख कहां कहां मिलेंगे? याद रखना भाई, मंदिर की दीवारों पर भी मिलेंगे, ईंटों पर भी मिलेंगे, मूर्तियों पर भी मिलेंगे। अभिलेख हैं ये। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं समग्र देश में। अरे अशोक का जितना भी अभिलेख है वो किस पे मिल रहा है? पत्थर पे मिल रहा है। पत्थर। समुद्रगुप्त का मिला, पत्थर पर मिला। नागनिका का नानाघाट अभिलेख पत्थर पर है ना? नासिक अभिलेख जिसको बोलते हैं, पत्थर पर है। तो ज्यादातर तो पत्थर पर ही है ना भाई। किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में, ठीक है, इस काम में ताम्र पत्रों का प्रयोग शुरू हुआ। जब ईसा की शुरुआत हुई ना, तब ताम्र पत्रों का शुरुआत हुआ था, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? ताम्र पत्र अभिलेख, है ना? ताम्र पाषाण संस्कृति तभी ना विकसित हुई है, तांबे के पत्ते पे लिखा जाता था सब कुछ। तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। ध्यान रखना, पत्थर पर जो अभिलेख खोदने की परंपरा रही वो सबसे ज्यादा हमको दक्षिण भारत में मिलती है। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवार पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। एनसीईआरटी में हमने पढ़ रखा है, जो बचपन वाली एनसीईआरटी क्या बोलते हैं उसको, 6, 7, 8 वाली ऐसी एनसीईआरटी है। हमको अभिलेख कहां से मिलते हैं? हमको अभिलेख मिलते हैं मंदिरों से, है ना? तो पढ़े ना हम सब वहां पे। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये लिखो तो, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में और ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। ये अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है। ब्रैकेट में लिख लो, संस्कृत भाषा का प्रयोग 2री सदी बीसी से मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ था। याद रखना, संस्कृत का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ है 4वीं 5वीं शताब्दी में, इस बीसी में। फिर भी प्राकृत भाषा बंद नहीं हुई है, प्राकृत भाषा चल ही रही थी, ठीक है ना? अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी से होने लगा था। प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कैसे होने लगा, कब से? 9वीं 10वीं सदी से। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। ये चाहे तो लिख लो, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंक्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में मिलते। ठीक है, चलिए। परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के हैं, प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। याद रखना, यह संभवतः ऐसी किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए। हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख है भैया, वो कैसे हैं? भावचित्रात्मक शैली में लिखे गए हैं, पता होना चाहिए, जिसमें विचार और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के शिलालेख किसमें है? ब्राह्मी में है, पता है सबको। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। उनके कुछ शिलालेख खरोष्ठी में भी मिले, जो दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में यूनानी और आरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गए और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। आपको लिख लेना चाहिए, सबसे पुराने अभिलेख हमको कहां मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ठीक है, ओके।
जी सर। हाँ, ये चैप्टर बड़ा है, लगता है बहुत बड़ा है, लिख लीजिएगा इसको भाई। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख हैं। जो पढ़े गए वो कौन है? अशोक के हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, एक मेरठ में, दूसरा मिला हरियाणा के टोपरा में। हमको पता है ना कि मेरठ और टोपरा का अभिलेख जो अशोक का हुआ करता था उसको फिरोज शाह तुगलक ने लाके कहां पे रखा? दिल्ली में रख दिया, है ना। आप लोग अगर दिल्ली में कोई रहता है आप में से तो बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल है जहां पे, उसके पास में एक है, मेरठ वाला है या टोपरा का अभिलेख है, हमें क्लियर नहीं है। यहाँ पे बड़ा हिंदूराव के पास में एक अभिलेख है जो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था अशोक का। तो मेरठ और टोपरा का जो अशोक का अभिलेख है वो फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली में लाके लेके चलाया था, ठीक है। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया, अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार 1837 में सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। लिख लो इसको, देखो मेरठ और टोपरा में है, मतलब ये कौन सी लिपि होगी? ब्राह्मी लिपि है ना भाई। तो ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले किसने पढ़ा है? 1837 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें, कुछ बोल रहे हैं सर मैंने तो पढ़ा था, वो नाम नहीं बता दीजिए। चलिए, कहां पर थे? यहां थे। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं, निर्णयों की सूचना जो है। दूसरे कोटि में आते हैं अनुष्ठानिक अभिलेख। देखो अभिलेख जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक, राज्यादेश और निर्णय से संबंधित हैं, पहले वाले। दूसरे जो हैं वो कैसे हैं भैया? वो हैं अनुष्ठानिक अभिलेख के रूप में। अनुष्ठानिक अभिलेख का मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव, इन सबके अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित किया था, ठीक है। तीसरी कोटि में कौन है? तीसरी कोटि में वो हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान रहता है, लेकिन उनकी पराजय और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता है। 3 प्रकार के। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो उसी बात का उदाहरण है। उसकी सारी विजयों का उल्लेख है, लेकिन कहीं कोई कमजोरी नहीं बताई गई उसमें। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में कहा गया। तो जब प्रशंसा में कहा गया तो उसमें क्यों उल्टा पुल्टा कहा जाएगा? इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं, राजपुत्रों द्वारा, बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि दान के अभिलेख में अभिलिखित हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पत्रों पर उकेरे गए। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों, अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमि, राजस्व के दान का विवरण रहता है। यह विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं। कौन कौन सी भाषा है भाई? देखो जो दान उनका विवरण दे रहे हैं ना, वो प्राकृत भाषा में भी लिखे गए, संस्कृत भाषा में भी लिखे गए, तमिल भाषा में भी लिखे गए, तेलुगु भाषा में भी लिखे गए। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में उन भाषाओं को समझने वाले भी अलग अलग लोग हुआ करते थे, है ना। ओके, बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत अभी कराएं कि रोक दें इसको? सर रहने दीजिए। कल कहां तक हुआ था एक बार हमें बता देंगे आप लोग? इससे पहले हमने जितना कुछ पढ़ा है उसमें कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है सर एक बार ना ये बता दीजिएगा, ईसा पूर्व ये क्या क्या होता है? इसमें बहुत कंफ्यूज। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। जैसे बोला गया 2500 बीसी, 2500 ईसा पूर्व, जैसे यहाँ पे देखो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से करीब 2500 साल पहले की घटना है ये, ठीक है।
आजकल ओके जैसे सर। हम क्या करते हैं। और दूसरा होता है एडी, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। ठीक है। अब ओके इसमें सर। एक चीज का ध्यान रखना, जो एनो डोमिनी होता है ना, वो आगे चलता है। जैसे 2023 बीता तो 2024 आ गया है ना। लेकिन जब बात करेंगे बीसी में, तो वो 2023 के बाद कौन सा आएगा? 2022, 2021, 2020। बात समझे? इसमें हम आगे से पीछे चलते हैं बीसी में, और एडी में पीछे से आगे चलते हैं, जैसे क्रम चलता है 1 2 3 4 5 का। ठीक है ना? समझे भाई? यस सर। जी सर, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म तिथि और उनकी मृत्यु तिथि हाँ पीछे से आती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना? साहित्यिक स्रोत हम सब पढ़ेंगे। यदि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान कब हुआ था भाई, लिख सकते हैं हम। प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हो गया था। लेकिन हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। 2500 बीसी में ही हमको ये सब ज्ञान मिल गया था, हम सब लिखना पढ़ना जान गए थे। लेकिन अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, तो हमारे सामने जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं वो 4वीं सदी बीसी के आसपास के हैं। ठीक है, उससे पहले के हमारे पास नहीं है। बात क्लियर है? और ये भी कहां से मिले हैं? ये भी आए हैं मध्य एशिया से। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी मिलती हैं। याद रखना, ये हमने कल भी बताया है कि भोजपत्र, ताम्रपत्र। भोजपत्र के बारे में आपको क्या पता है कि भोजपत्र मिलता भैया हिमालय क्षेत्र में, है छाल ना? के पेड़ से। हाँ, हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। भूर्ज पेड़ है एक, उसकी छाल से, छाल का बना हुआ एक पत्र होता है भोज पत्र। ठीक है। परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। आप लिख सकते हैं इसको, भारत में पांडुलिपियां, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा कर लिखा करो। ठीक है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखी गई, लेकिन लेकिन मध्य एशिया में ये मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई। मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई। ओके। मेष चर्म मतलब भेड़ का चमड़ा होगा, है ना? काष्ठ फलक मतलब लकड़ी के फलकों पर मिले, तख्ती जिसको हम बोल सकते हैं। आपने कभी तख्ती का यूज किया हो लिखने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, लेकिन परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियां ही हैं। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये पांडुलिपियां कैसी हैं? मूल्यवान थी। ओके। छापा खाना का विकास नहीं हुआ था उस समय, याद रखना। कोई छापा खाना नहीं होता था, या छपाई वपाई का काम नहीं था, विकसित नहीं हुआ था। इसलिए इन्हीं पांडुलिपियों का ही महत्व रहा। पांडुलिपियों का महत्व क्यों रहा? उनका महत्व इसलिए रहा क्योंकि ये हमारे इतिहास को जानने में मदद करते हैं। ओके, चलिए। जो ना लिख पाए उसको बोलिएगा, जो ना समझ में आए वो भी बिल्कुल बोल देना, बेफिक्र होकर। ठीक है। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत ही पुरानी पांडुलिपि मिली है, संस्कृत की ही पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई। जो संस्कृत की पांडुलिपियां प्राप्त हुई है ना, वो ज्यादातर कहां देखो मिली, तो पूरे भारत में है। आप लिख सकते हैं चाहे तो, या नहीं लिखना चाहते तो ऐसे समझ लो। संस्कृत की पांडुलिपियां हमको पूरे भारत में तो मिली, लेकिन ज्यादातर मात्रा में जहां पे मिली हैं वो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, वो क्षेत्र है कश्मीर का, और वो क्षेत्र है नेपाल का। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित हैं। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आते हैं। ये साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये टॉपिक आपने सुना भी होगा। ठीक है। तो ये जो वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे कुछ लिखे गए, ये सब क्या है? ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि हमारी स्थिति थी कैसी उस समय। किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का
मान सकते हैं। ऋग्वेद काल के कब से कब का है? 1500 से 1000 बीसी के बीच का है। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाएगा। ऋग्वेद है 1500 1000 बीसी में, लेकिन उसके बाद जो 1000 से 500 बीसी में है उसमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ये सब आते हैं। प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है, जो सामान्यतः आदि या अंत में रहता है। छेपक मतलब होता है कि एक ऐसे कहानी टाइप कुछ रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। छेपक का कोई यहाँ पे वो नहीं है अपना। यह ग्रंथ के बीच में भी छेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं ऋग्वेद में, लेकिन बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड है, जादू टोना, पौराणिक आख्यान भी मौजूद हैं। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति है। उसके बाद के जो आए वैदिक साहित्य, उसमें क्या मिला? स्तुति तो है ही है, साथ में कर्मकांड भी है, जादू टोना है, पौराणिक आख्यान उसमें मौजूद है। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। आपको हमने पहले भी बताया है कि जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित हैं, है ना? बताएं आपको। यस सर। इनको वेदांत कहा जाता है ना? तो वेदांत हैं, दर्शन पर आधारित हैं। वैदिक मूल ग्रंथ उपनिषद सबसे पुराना। हाँ, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांग मतलब वेदों के अंग हैं। तो एक प्रश्न पूछा भी गया है, वेदांग का लेखन क्यों किया गया? तो वेदांग का लेखन इसलिए हुआ है कि ताकि हम वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ आसानी से समझ सकें। वेदांग कितने भाई? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये यहां लिखा भी तो है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना? ये हैं 6 अंग हैं इसके। वेदांग वेदों के अंग है 6। शिक्षा मतलब उच्चारण विधि, लिख लो चाहे तो वेदांग, वेदांग लिख के इनके नाम लिख लो। शिक्षा तो शिक्षक सामने ब्रैकेट में लिख लेना उच्चारण विधि। हाँ, कल्प, कल्प मतलब कर्मकांड। व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त मतलब भाषा विज्ञान। उसके बाद है छंद, फिर है ज्योतिष। ठीक है? यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया। गद्य में नियम रूप में लिखा गया। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सब वेदांग में शिक्षा भी आएगा। हाँ भाई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं। ओके। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण लिख लो तो पाणिनि का अष्टाध्यायी। सूत्र लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि ने। ये नाम देखिए लिखा गया है यहां पे। ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है? 8 अध्यायों में विभाजित है और 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? जी सर। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला। समझने की जरूरत है, लिखना नहीं इसको। महाभारत, रामायण प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। 400 ईस्वी मतलब हो सकता है वो गुप्त काल का समय है, धीरे धीरे, है ना? ध्यान रखना। इनमें महाभारत जो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। महाभारत में 1000 बीसी से लेकर 400 एडी तक की स्थिति का बात है। इसमें शुरुआत में देखिए, महाभारत में शुरुआत में 8800 श्लोक थे। आया हुआ है प्रश्न। जब इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे तो इसका नाम रखा गया जय, जिसका मतलब होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। ठीक है? लिख सकते हैं महाभारत के बारे में, लिखना चाहे तो। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो महाभारत की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है? कहां है महाभारत? ये है महाभारत, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर।
महाभारत, ऐसे लिख लो, 8800 श्लोक, ठीक है। जय नाम रखा गया, जय जय, ठीक है। जय मतलब होता है विजय। विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ठीक है। बहुत पतला हो रहा ना, चलो अब सही रहा। उसके बाद ये 8800 श्लोक रहे, फिर बाद में इसमें कितना क्या आया, 24,000 श्लोक। 24,000 जब श्लोक आ गए तो क्या नाम दिया गया, भारत, तब बन गया भारत, है ना। और इसमें याद रखना, प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है, ये पता होना चाहिए हमको, ठीक है। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक आए। जब 1,00,000 श्लोक आए तो ये सत सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहलाया। तो सत सहस्त्री संहिता या फिर महाभारत दोनों एक ही हैं। ये जय, जय जो ग्रंथ है वो तब महाभारत बना जब इसमें 1,00,000 श्लोक शामिल किए गए, ठीक है ना। इसमें कथोपकथाएं, वर्णन है, उपदेश हैं। इसकी मूल कथा जो कि कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में। इसका जो उपदेशात्मक अंश है वो मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के संदर्भ में है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 हुए, अंततः 24,000 हो गए। ये महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें कुछ भी ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए, ठीक है। ये ऑप्शनल, अगर आप पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इतना गहराई से, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई, तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है। इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती है। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनीन यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं और इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित हैं। 3 उच्च वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसमें कौन, धनाढ़ पुरुष सिर्फ, ठीक है, इन्हीं में ये सब है। इसी तरह जात कर्म, जन्म अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान, गृह सूत्र, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है, लिख लो। गृह सूत्र, इसका जो ऑप्शन आता है वो कुछ ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है ये गृह सूत्र या गृह सूत्र, ठीक है ना, नाम सेम है, ठीक है, याद रखना भाई इसको। शुल्ब सूत्र एक है, शुल्ब सूत्र क्या है, लिख लो तो। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है, साथ ही ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से शुरू होता है। सर निर्माण के बाद क्या बोला, के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है, साथ ही ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से शुरू होता है। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों घटनाओं का उल्लेख है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ रहे भैया वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। यह भाषा कैसी, मगध, मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती। पाली भाषा कहाँ की है, पता होना चाहिए, मगध क्षेत्र की या फिर दक्षिण बिहार की है। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2वीं सदी में, लेकिन इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में
हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, ध्यान रखना। जो जैन और बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ रहे ना, उनके बारे में बात हो रही है कि उनमें जानकारी किसकी किसकी मिल रही, दक्षिण बिहार की मिल रही है, उत्तरी बिहार की भी मिल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे शासकों की जानकारी दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में धार्मिकेतर मतलब बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनसे जो इतर हैं, उन सब में क्या है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रोचक है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। इसको हम क्या बोलेंगे, धार्मिकेतर साहित्य के रूप में क्या नाम आ जाएगा, जातक कथा। जातक कथा क्या है, धार्मिकेतर साहित्य है। ठीक है, याद रखना। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए थे। पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती हैं और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ठीक है, प्रत्येक जातक कथा कैसी है, एक लोक कथा के रूप में है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईसवी सन तक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की भी जानकारी देती हैं। जैन ग्रंथों की रचना कैसे हुई, देखिए बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई है पाली भाषा में, तो जैन ग्रंथ की रचना कैसे हुई भाई, प्राकृत भाषा में। लिख लो चाहे। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। कब किया गया, ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी में अंतिम रूप से। 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, ये सब क्या है, जैन साहित्य हैं। आपको पता होना चाहिए जैन साहित्यों को क्या बोलते हैं, आगम। आगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी प्री में ही पूछा गया है। तो आगम क्या है भाई, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। जैन ग्रंथों में व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं पड़ती हैं। इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहते हैं। अब देखिए यहां पर धर्मशास्त्र क्या है, कौन कौन शामिल है, धर्मसूत्र भी आएगा, स्मृति भी आएगी, टीका भी आएगा, है ना। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्य स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में संहिताबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए। स्मृतियों में क्या क्या है, संहिताबद्ध हुई 6 सदियों में। इनमें क्या क्या है, वर्ण, राजा, पदाधिकारी, कर्तव्य का विधान, साथ ही क्या है, संपत्ति का अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार का नियम सहित विवाह का विधान, ये सब दिया गया स्मृतियों में। चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार, ये सब के लिए दंड का विधान भी स्मृतियों में किया गया। जैसे एक नाम आपने सुना होगा मनुस्मृति का, है ना, मनुस्मृति एक है ना, नारद स्मृति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है अर्थशास्त्र, याद रखना, भूल मत जाना। 15 अधिकरणों खंडों में है, ये पूछा गया पेपर में। दूसरा और तीसरा क्या है, अधिक पुराने हैं। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया, परंतु इसमें इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। अर्थशास्त्र में क्या क्या है, तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज का भी वर्णन है, उसके अर्थतंत्र का भी वर्णन है, राजनीतिक स्थिति का भी वर्णन है, प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन है। ठीक है ना, याद रखना ये सब। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्व की सामग्री मिलती है। हमें भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट की रचनाएं भी प्राप्त हैं। इनका साहित्यिक मूल्य तो है ही, इनमें लेखकों के अपने अपने समय की स्थितियां भी प्रतिबिंबित हैं। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे। सबसे प्रसिद्ध हुआ कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। यहां तक हमको यह पता हो गया कि उत्तर भारत में जो भी साहित्य रहे, जो भी जिनका भी संकलन किया गया है, वो कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ के रूप में दिखते हैं हमको, है ना, धार्मिक ग्रंथ के रूप में नजर आते हैं।
है ना, धार्मिक बातों का बोलबाला है। ठीक है, यहां से हम चलेंगे तमिल ग्रंथों की तरफ, क्योंकि पेपर में प्रश्न एक और आता है, एक प्रश्न ये भी आता है कि उत्तर भारतीय साहित्य और दक्षिण भारतीय साहित्य में दक्षिण भारतीय साहित्य के प्रमुख अंतरों, साहित्य के विषयों में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों के साहित्य में क्या क्या अंतर है। ठीक है, यहां से इस बात को ध्यान रखेंगे हम। संगम साहित्य में संकलित राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। कवि और भाट दोनों ने मिलकर लिखा है, याद रखना। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संगम साहित्य क्यों है और संगम क्या है? संगम का मतलब होता है कवियों की गोष्ठी। संगम का अर्थ लिख लो, कहां पे लिखोगे, यहां पे लिख लो। अर्थ क्या है? कवियों की गोष्ठी। ठीक है, चलिए। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। ठीक है, संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों मिलते, जो 8 एट्टतोकय मतलब संकलनों में विभक्त है। ठीक है, 8 एट्टतोकय क्या है? एट्टतोकय ये बोलते हैं इसको संकलन। ठीक है, कोई दूसरा शब्द नहीं है। पद्य 100 के समूह एट्टतोकय, एट्टोके। हाँ एट्टतोकय। ठीक है, ऐसे लिखे हैं इसको, देखो ऐसे, ये एट्टतोकय। ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। चलो, या लिखे रहने दे, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ध्यान रखना, पद्य जो है कैसे भाई? 100 के समूहों में है। जैसे पुरनानूरू, पुरनानूरू क्या भैया? बाहर के 4 शतक। पुरनानूरू का मतलब क्या है? बाहर के 4 शतक, याद रखना इसको। ठीक है, पुरनानूरू पे आया हुआ। मुख्य समूह 2 हैं, एक कौन सा है? एक है पेटिनेडिकल, पट्टिनेनकील, कड़क्कू। पहला समूह क्या है? नाम याद हुआ? पट्टिनेडिकल, पट्टिनेनकील, पट्टिनेनकील, कड़क्कू। खतरनाक नाम नहीं? ये पहला समूह है। दूसरा समूह क्या है? ये देखिए, जो पहला समूह ना, इसके 18 निम्न संग्रह हैं। दूसरा क्या है? पत्तपाट, पत्तपाट, ये 10 गीत हैं। पत्तपाट 10 गीत, और पट्टिनेडिकल, पट्टिनेनकील, कड़क्कू जो है वो 18 निम्न संग्रह है। पहला दूसरा से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक साहित्य, लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय हैं, याद रखना, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर उनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता। संगम साहित्य कैसे बहुस्तरीय हैं, लेकिन उनका संप्रति शैली, विषय वस्तु के आधार पर निर्धारण नहीं हो सकता। आगे बताया गया है इनके स्तरों का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए, संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथ से, खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। यहीं पे हमको पता चल जाएगा, तो जो प्रश्न बोले थे उसका उत्तर यहीं से मिलेगा। कैसे भिन्न है? ये धार्मिक ग्रंथ नहीं भाई, संगम साहित्य जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से कौन है? नायक, नायक मतलब वीर पुरुष, और नायिकाओं का गुणगान है संगम साहित्य में। इस प्रकार ये लौकिक कोटि के हैं। लिख लीजिए, लौकिक कोटि का मतलब क्या हुआ? कि वहां पे कैसे काम करते थे, व्यापार कैसे चल रहा था, किसान क्या करते थे, कैसे उनका समाज चलता था, उनके समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते थे उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता था, वो सब परफॉर्मेंस कैसे देते थे, इन सब पर आधारित है संगम साहित्य। किसी देवता का वर्णन नहीं है उसमें, नायकों का वर्णन है, नायिकाओं का वर्णन है, प्रेम ग्रंथ का, प्रेम लीलाओं का वर्णन उसमें है ना, किसी को किसी से प्रेम हुआ था उस पर आधारित है वो। ठीक है,
तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो संगम साहित्य है वो कैसे भाई, लौकिक हैं, वो देवी देवताओं पर आधारित नहीं है। सिंपल सा समझ कर रखना है। आदिमकालीन गीत नहीं है, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन है। परिष्कृत साहित्य का दर्शन है। अनेक काव्यों में योद्धा, सामंत, राजा का नामतः उल्लेख करके उनके वीरतापूर्ण कार्यों का सविस्तार वर्णन किया गया। उसके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा हुई, जो दानवान दिए गए उसकी प्रशंसा की गई। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जाती है। जो संगम साहित्य है ना, इनकी तुलना कैसे हुई, किससे? होमर युग के वीर गाथा काव्यों से, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से ही यथार्थ हैं। संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। चेर राजाओं का जो नाम है वो किसके रूप में आया है? दानकर्ता के रूप में, भैया याद रखना है, ठीक है। संगम ग्रंथ में बहुत से नगरों का उल्लेख है। इनमें एक नाम है कावेरी पट्टनम। इसका समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित हुआ। इनमें यह भी बताया गया कि यमन लोग अपने अपने पोतों पर आते, सोना देकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सुरा और दासियां पहुंचाते थे। कौन आते थे? यमन। यमन। काली मिर्च जो को यमन प्रिय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यमन लोग उसको बड़े चाव से पसंद करते रहे होंगे, इसलिए। तो यमन लोग क्या क्या करते थे? सुरा और सुंदरी भी देते थे, सप्लाई करते थे, ठीक है। यहाँ पर उस समय से हमारे यहाँ ये सब चल रहा है, आज का कोई नया काम नहीं है ये व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो जानकारी मिलती है उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों से भी पुष्टि होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण की हम बात करेंगे। विदेशी विवरणों को देशी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। पर्यटन बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन, चीनी यात्री भारत आए, ठीक है। अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की जानकारी नहीं है, याद रखना। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूरी तरह यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में संद्रोकोट्टस के नाम का उल्लेख किया गया। संद्रोकोट्टस मतलब यह सिद्ध किया गया कि यूनानी विवरणों का यह संद्रोकोट्टस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, वो एक ही व्यक्ति है। तो संद्रोकोट्टस जो यूनानी विवरणों में मिलता है वो कौन है? तो आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य है, याद रखना है। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए। इन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी हमको मिलती है। इंडिका आंखें मूंद कर मान ली गई या अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो अन्यान्य प्राचीन विवरणों से भी पाई जाती हैं। ईसा की पहली और दूसरी सदियों की यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख भी मिलते हैं। इंडिका के बारे में क्या क्या पता आपको? मौर्यकालीन प्रशासनिक जानकारी देता है। मेगास्थनीज। इंडिका में बताया गया है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था 5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। ये बात इसी में बताया गया है, आपके मेगास्थनीज की इंडिका में ही, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न भी पूछा गया, आपको याद रखना है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल, वाणिज्य के अध्ययन के प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? अज्ञात है। अज्ञात है, वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखना इसको भाई। इनमें पहली पुस्तक 80 से 115 ईस्वी के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में याद रखना है कि लाल सागर फारस की खाड़ी, हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत है।
ठीक है, ये याद रखना भाई। दूसरी पुस्तक ज्योग्राफी में क्या है, प्लिनी की एक है नेचुरलिस हिस्टोरिका, ईसा की पहली सदी की है। ये लैटिन भाषा में हमें भारत और इटली के बीच नेचुरलिस हिस्टोरिका, इसमें क्या क्या है, ये भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है, नेचुरलिस हिस्टोरिका। चीनी पर्यटकों में प्रमुख फाहियान हुएनसांग है, दोनों बौद्ध थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए। फाहियान ईसा की 5वीं सदी, ये पूछा गया है कई बार पेपर में। 5वीं सदी के प्रारंभ में आया और हुएनसांग आया 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, 7वीं सदी का दूसरा चतुर्थांश क्या है, इसको देखना पड़ेगा ना। और 7वीं शताब्दी मतलब 600 मतलब चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश है 624 बोलेंगे ना इसको, मेरे ख्याल से 624 से 642 बोलेंगे। ठीक है, ध्यान। हाँ बताओ ना प्रीति। सर इसे 675 बोलेंगे, क्योंकि अगर 7वीं सदी को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो 25 के होगा, तो 675 के बाद आया था हुएनसांग, बिल्कुल, हर्ष के काल में। ठीक है भाई। फाहियान ने गुप्तांश भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हुएनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्ष काल के बारे में दी है। ऐतिहासिक दृष्टि की बात कर ले। प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता, और न वैसा ही लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अदृश्य मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, 18 पारंपरिक पद हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशीय इतिहास आया है। इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख है, कभी कभी घटना के कारण परिणाम का विवेचन है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफी पहले हो चुकी थी। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ नहीं थे, जो इतिहास का सार तत्व होती है। ठीक है, इसमें देखिए पुराणों में 4 युग हैं, ये पूछा गया है आपसे पेपर में। कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, यही इसका क्रम भी है, आपको याद रखना होगा। हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया और कहा गया कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ हुआ तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का पतन हुआ है। ठीक है, कई प्रकार के संबत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थी प्राचीन भारत में शुरू हुए। विक्रम संबत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, शक संबत 78 ईस्वी में, गुप्त संबत 319 ईस्वी में। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ के साथ साथ किया गया। 3वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेखों में काफी ऐतिहासिक, अशोक ने 37 साल तक राज किया था, याद रखना, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभिलेखों मिलने पर उनके राज्यकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। इस तरह हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के खारवेल का, ये याद रखना, 1ली सदी में है कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का है। अपने जीवन की बहुत ही घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया गया। मेरे ख्याल से पहला तिथि वाला है ना ये अभिलेख। भारत के लोगों ने जीवन चरितात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया। सुंदर उदाहरण है जीवन चरित में हर्षचरित। किसने लिखा हर्षचरित? बाणभट्ट ने लिखा है, 7वीं सदी में लिखा था। लगभग जीवन चरित के ढंग का गद्य काव्य है, याद रखना, जीवन चरित के ढंग का गद्य काव्य भी है। अलंकार से इतना जटिल कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। अतियुक्तियों की भरमार के होते हुए भी यह हर्ष के दरबार की चहल पहल अपने युग के सामाजिक धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। सब कुछ है इसमें, समझना भी कठिन है, लेकिन यह हर्ष के समय की चहल कदमियों के बारे में भी बताता है। ठीक है, उस समय कैसे उनका सामाजिक धार्मिक जीवन हुआ करता था, उन सब के बारे में। संध्याकर नंदी के बारे में बात करें तो संध्याकर नंदी ने एक किताब लिखी थी रामचरित, 12वीं सदी में लिखी थी। और ये रामचरित जो है किसकी जीवनी है, ये किस पर आधारित है? तुलसीदास। अरे संध्याकर नंदी ने जो रामचरित लिखी ना, वो मेरे ख्याल से पाल शासक थे ये। ठीक है, अभी देखो इसमें पता चलेगा। राजा रामपाल, ये तो दिया है, देखो, पाल वंश के राजा रामपाल। सर रामचरितमानस तुलसीदास की है क्या? हाँ, तो संध्याकर नंदी ने जो रामचरित लिखी 12वीं शताब्दी में, वो क्या है? कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई, किस तरह रामपाल विजयी हुए, ये सब का वर्णन हुआ है।
कैवर्त के किसानों का, ये आपको पता होना चाहिए। रामचरित में किसका वर्णन हुआ है? तो ये हो सकता है विषय वस्तु कैवर्त जात के किसान और पाल वंश के राजा के बीच हुई लड़ाई का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। बिल्हड़ का है विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ का है। इसमें कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वृत्तांत है। किसमें? विक्रमांक देवचरित में। 12वीं 13वीं शताब्दी 1076 से 1127 के बीच में रहे हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी में गुजरात में तो कई सेठों के भी चरित्र लिखे गए। लिखना चाहते ना? नहीं, विक्रमांक देवचरित के बारे में लिख लो, लिखना हो तो। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया। इसका नाम है मूषिक वंश। ये मूषिक वंश के बारे में ध्यान रखना। इसकी रचना की है अतुल ने, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। 11वीं शताब्दी में हुई थी भाई। मूषिक राजवंश का इसमें वृत्तांत दिया गया है। शासन इसका चलता है उत्तरी केरल में, लेकिन आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी मतलब क्या होता है? राजाओं की धारा। रचना की थी कल्हड़ ने। कब की थी? 12वीं शताब्दी में। कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है, आपको ये पता होना चाहिए। ये पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। इतिहास का निर्माण, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नहीं, ठीक है, वेरी गुड। सर जो लिखना होता है उसको बोल दिया क्या? रामचरित, लेखक कौन है इसके? संध्याकर नंदी, है ना। विषय क्या है भैया? कैवर्त के किसान और पाल शासक रामपाल के बीच लड़ाई, है ना। यस सर। इसका वर्णन है इसमें, लिख लो इसको ऐसे। दूसरी क्या किताब बताए थे अभी? विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित, इसके लेखक कौन है? बिल्हड़। इसकी विषय वस्तु क्या है भाई? चालुक्य शासक हैं कोई, ध्यान रखना। चालुक्य शासक हैं, नाम क्या है? विक्रमादित्य पंचम। ठीक है, इनके पराक्रम का वर्णन है, पराक्रम बताया गया है। हो गया। फिर एक है मूषिक वंश। मूषिक वंश, इसके लेखक कौन है? अतुल है इसके लेखक। इसकी विषय वस्तु क्या है? मूषिक राजवंश का वृत्तांत है इसमें। अब ये मूषिक राजवंश कहां पे है? उत्तरी केरल में है। ठीक है, हो गया क्या महनाज? हाँ सर, लिख लीजिए। ठीक है। अब राज तरंगड़ी के बारे में क्या लिखेंगे कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, राजाओं की धारा इसका अर्थ है, कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। अब यहां पे हम इतिहास के निर्माण की बात करेंगे। अब तक प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरस्थलों की खुदाई हुई है, छानबीन की जा चुकी, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया। ये चैप्टर अभी निपटाएंगे और इसका हम फिर टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेंगे। अभी थके तो नहीं ना आप लोग? थकना मत कोई। सिक्कों अभिलेखों की कुछ भूमिका अवश्य रही इन सब में। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है हमें। एक और वैदिक युग, दूसरी ओर चित्र धूसर मृदभांड तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। इसी तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड NBPW, याद रखना। प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध किससे है? ये चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, जोड़ना होगा। संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं को उन सूचनाओं के साथ मिलाना है जो प्रायद्वीपीय भारत को आरंभिक महापाषाणी पुरातत्व से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें अब इसको वही पहली वाली जो चीजें हैं वही सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये सब हमारे ऐतिहासिक मूल्य हैं। जनश्रुतियां, अनुश्रुतियां क्या होती हैं? स्रोत साहित्य होते हैं जो सुने गए हैं। ठीक है,
जनश्रुति होती है, जो लोगों ने सुना है, उनके बेस पर इतिहास का निर्माण हुआ। ओके, सारांश का इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सामग्री, सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है। और बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के आपेक्षिक महत्व की समस्या खड़ी होती है। सिक्के, अभिलेख, पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो हमें रामायण, महाभारत इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कोई समस्या है आप लोगों को? बताइए अगर कोई समस्या है। नो सर। नहीं है? इसमें हम टेस्ट कर लें, आप लोग अगर कहें, बोलिए ना सर भाई। आप चलिए, प्रश्न है, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे दक्षिण भारत में। दूसरा है, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सर दोनों ही गलत है। क्या? पूर्वी दक्षिण भारत में पत्थरों से बनते थे और पूर्वी में ईटों के विहार। ठीक है। प्रीति, मेहनाज, गुड़िया, हाँ सर। बताओ भाई। सर क्वेश्चन नहीं सुने हम। स्टेटमेंट को पलट दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको स्टेटमेंट बदल देंगे। पहले वाले में दक्षिण भारत की जगह पूर्वी भारत आ जाएगा और दूसरे वाले में पूर्वी भारत की जगह दक्षिण भारत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे और दक्षिण भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे महापाषाण कहा जाता है? मेगालिथ किसको कहा जाता है? गुफा है, मंदिर है, कब्र को। कब्रों को कहा जाता है। वेरी गुड, कब्रों को कहते थे। अब इसमें क्या होता था भैया? हमने बताया है, मृतक व्यक्ति के साथ में क्या रखा जाता है? यहाँ पे औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें इसमें रखी जाती हैं। और ऊपर से क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते घेरे के रूप में लगा दिए जाते हैं। ठीक ना? चलिए, अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? पहला है, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। नोट्स जो बनाए हो ना, उसको खोल के रख लो अपने पास। आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तीसरा है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। चौथा है, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। कौन सा गलत होगा इसमें? सर तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। कागज नहीं नहीं, धातु का बनता था मुद्रा। वेरी गुड। गुड़िया, प्रीति, आप दोनों के मुंह। चलिए, कौन सी लिपियां अशोक अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं? कौन सी लिपियां अशोक अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं? देवनागरी, अरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी। दूसरा है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक। तीसरा खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक, शारदा। चौथा है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, देवनागरी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक। वेरी गुड, सही है भाई। यस सर, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक होगा। ये सही बोल रही ना, इसका मतलब? तब ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिलेख के बारे में सही कथन बताना है। अभिलेखों के बारे में पहला स्टेटमेंट है, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहलाता है। दूसरा है, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या पुरालेख विद्या या एपिग्राफी कहते हैं। सर गलत है दोनों। दोनों गलत है। क्यों गलत है? सर इसे पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। पुरालेख शास्त्र कहा जाता है और सर अभिलेख, पुरालेख शास्त्र के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। पहला। दूसरा है, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने आनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। तीसरा है, प्रयाग प्रशस्ति
राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। बताओ कौन सा सही होगा? तीनों सही है सर, तीनों सही। सभी सही है। तीनों सही है। प्रीति, गुड़िया, निम्न में से किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसपिन है। जेम्स प्रिंस ने जेम्स प्रिंसेप, वेरी गुड। ब्राह्मण लिपि को। हाँ, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में सही कथन बताना है। पहला है, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेषचर्म काष्ठ फलकों पर लिखी गईं। दूसरा है, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। तीसरा है, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। बताइए कौन कौन सर सा सही? पहला गलत है सर, भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ये सर पहला और दोनों सही है। पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। एक क्योंकि बार हमने और बताया क्योंकि हमने बताया है मेषचर्म और काष्ठ फलक का उपयोग कहाँ हुआ है? अफगानिस्तान साइड में, है ना? हाँ सर। बोलो मसरूफा, मीनू, गुड़िया, जी प्रीति। सर। जी सर। हाँ भाई, चलिए वैदिक साहित्य का सही क्रम बताओ। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। बताओ कौन सा सही होगा इसमें? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेरी गुड। क्या मीनू? जी सर। हाँ। अगला है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के बारे में सही कथन बताना है। पहला है, सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे। और दूसरा है, शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। सर दूसरा तो सही है। सर दोनों सही है। सूत्र के बारे में हमने बताया ये संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे, है ना? ठीक है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। ओके, सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। ओके, चलो आगे चला जाए। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। दूसरा है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक आर्थिक ग्रंथ है। और तीसरा है, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। सर दूसरा गलत है, राजनीतिक ग्रंथ है। बाकी पहला तीसरा सही है ना? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में सही कथन बताना है। यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। और दूसरा है, इस साहित्य में मुक्ताओं और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, बात सही है। इसमें मुक्तक हैं और प्रबंध काव्य भी है। ठीक है, सर मुक्तक मतलब? लौकिक कथाओं पर आधारित हैं ये। सर आपने तो लौकिक कथा लिखा है तो। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है, सन्ड्रोकोट्टस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दूसरा है, मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। तीसरा, ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। चौथा है, फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। सर दूसरा गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सही बात है क्या मीनू? जी सर। नहीं सर, सही, सब सही है सर। गुड़िया? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रीति? अशोक के दरबार में नहीं आया था दूत बन के। ठीक है, तो सही बोले सर। हाँ, तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? ये तो वैसे ही बता दोगे सब लोग। कल्हण। कल्याण से सर। कल्हण। बिल्कुल। संगम साहित्य के बारे में सही कथन बताना है। संगम साहित्य के पद्य एट्टतोकय मतलब 8 संकलनों में विभक्त हैं। दूसरा है, संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पट्टिनेडिकल पट्टिनेनकील कड़क्कू है। दोनों सही है सर। दोनों सही? सर ये खतरनाक नाम है। दोनों सही है। यस सर, दोनों सही है। ठीक है।
अगला है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था भैया? टोपरा सर, टोपरा और मेरठ। मेरठ। और मेरठ स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। मीनू कहाँ ध्यान जी है? सर। समझे? ये हो गए इसके प्रश्न भी इस चैप्टर। जी सर। हाँ, तो अगला चैप्टर अपना कौन सा हो जाएगा? भौगोलिक ढांचा पढ़ेंगे और इसी टाइप से ही किया जाएगा, ये लिख लिख के इसी तरीके से। थोड़ा आप लोगों को भी आसानी रहेगी समझने में भी, ठीक है? मज़ा आप ही लोगों को आने वाला है पढ़ने में। बाकी अपना टेस्ट उस्ट भाई तैयार रखना, सब लोग टेस्ट तो करा जाएगा नहीं? सर वो तमिल ग्रंथों के नाम कैसे याद करें इतना ज्यादा? अरे ज़्यादा याद करने की क्या जरूरत बार है? बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा याद रखो ना, तुक्का मारने लायक याद रखो बस। सर वो पढ़ने में कैसा है, समझ में ही नहीं आता। अरे भैया, वैसे ही नाम रट लिया जाएगा, क्या करेंगे। थोड़ा बहुत रटो ना उसको। अब कैसे और पढ़ोगे? याद नहीं होगा, वो अब बहुत खतरनाक खतरनाक कुछ नाम है। पढ़ने देखो थोड़ा बहुत एक अक्षर आपको पता रहेगा ना। लोगों को भी पता है ना। हाँ,